बार गोवा की पूरी लड़ाई जो है मल्टी कॉर्नर फाइट उसको कह रहे हैं कि उसमें बहुत सारे दावेदार आ गए हैं। ईस्ट कोस्ट से टीएमसी भी आ गई है, एक गोवा के नेबरिंग राज्य महाराष्ट्र से शिवसेना भी इसमें शामिल है, राष्ट्रवादी कांग्रेस भी इसमें शामिल है और कोशिश कर रहे हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति गोवा में रेप्लिकेट हो सकती है क्या। मेरे साथ अब संजय राउत जुड़ने वाले हैं, शिवसेना के सांसद। मैं उनको आमंत्रित करता हूं इंडिया टुडे राउंड टेबल के स्टेज पर। कई सारे सवाल हैं। अभी थोड़ी देर पहले रणदीप सुरजेवाला जो कहकर गए हैं उसके कुछ जवाब भी हम संजय राउत से लेना चाहेंगे कि मुंबई में कहावत है, आपने गाना सुना होगा कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। संजय जी आप माइक उठाइए। उठाया। गोवा में कई लोग पूछते हैं कि गोवा के अंगने में महाराष्ट्र का क्या काम है। गोवा के अंगने में सिर्फ महाराष्ट्र का ही काम हो सकता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि गोवा के फाउंडेशन में महाराष्ट्र का बहुत बड़ा रोल है। गोवा की जो ओरिजिनल पार्टी है एमजीपी, उसका पूरा नाम क्या है, महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी, जो बहुत साल से गोवा में राज कर रही थी, आज भी है। तो उसमें ही आपको उत्तर मिल गया ना कि गोवा, महाराष्ट्र में गोवा का क्या काम है। गोवा के लिए महाराष्ट्र से जितने लोग शहीद हुए हैं, अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा गोवा और महाराष्ट्र का क्या रिलेशन है। तो चलिए मैं सवाल थोड़ा सा घुमाता हूं। फिर गोवा में शिवसेना का क्या काम है। आपने 2017 से शुरुआत की। 2017 में आपने आरएसएस के जो गोवा के हेड थे उन्होंने गोवा सुरक्षा मंच बनाया था। महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी जिसका आपने जिक्र किया वो भी आपकी सहयोगी थी उसमें, और शिवसेना और वो दोनों ने मिलकर यहां पर एक गठबंधन के तौर पर चुनाव लड़ने की कोशिश की थी। शिवसेना का तो डिपॉजिट जब्त हो गया। आप एक बार फिर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस बार आप राष्ट्रवादी कांग्रेस को साथ में लेकर लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सवाल यह उठता है कि शिवसेना का क्या काम है गोवा में। देखिए, शिवसेना गोवा में आज नहीं काम कर रहे। ठीक है, चुनाव में हमें उतना सक्सेस नहीं मिला, ये सही बात है, लेकिन चुनाव तो हम पहले भी लड़े हैं। बाला साहब ठाकरे साहब भी यहाँ प्रचार को आए थे बहुत बार। एमजीपी के साथ भी हमारा अलायंस हुआ था उस वक्त, लेकिन हमारे खाते में अलायंस में 2 या 3 सीटें आती थी हमेशा, और हमको ऐसी सीटें मिलती थी जहां शिवसेना का कोई वजूद नहीं, काम नहीं। अपने 2017 का जिक्र किया, गोवा सुरक्षा मंच और एमजीपी के अलायंस में हमें 2 या 3 सीटें मिली। हम जो सीट मांगते थे, मापसा, पेडने, मई, वो हमें नहीं मिली। अलायंस में किसी और जगह पे हमें दे दिया। हमने चुनाव लड़ा जहां हमारा कोई काम नहीं था। इस बार ऐसा नहीं है। इस बार हम 12 सीट पर हमने नॉमिनेशन फाइल किया है। उसमें से पणजी की जो सीट है, हमारे कैंडिडेट ने उत्पल पर्रिकर के लिए विड्रॉ किया है। 11 सीट पर हम लड़ेंगे, आप देखेंगे क्या होता है। लेकिन आप वोट कहां से लाएंगे? बीजेपी कहती है कि आपका तो सरपंच भी नहीं है। बीजेपी के कहां आप सीधा विधायक बनाने बीजेपी के पास कहां वोट है, आप मुझे बताइए। आपको लगता है बीजेपी के पास वोट है? ये तो सब डकैती, चोरी मारी करके वोट आते हैं उनके पास कहां है लोग। कभी उसको पकड़ो, कभी उसको खरीद लो, कभी उसको खींच कर लेके आओ। खुद के कहां है? किसी के पास है? कांग्रेस अगर छोड़ दे यहां तो किसी के पास वोट नहीं है, किसी के पास वोट नहीं। एक जमाने में एमजीपी के पास वोट थे, आज उनके पास भी वोट नहीं है। आज कांग्रेस के पास वोट है। बाकी चुनाव के नतीजे आने के बाद पता चलेगा कौन किसके साथ है, वोटर्स किसके साथ है। यहां एमएलए को जो खरीद सकेगा वो लगता है वोट मेरे पास है। ये नहीं है, हम लोग ये नहीं मानते। आज चाहे यहां आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है, लेकिन शिवसेना आम आदमी की पार्टी है। अब हमारे कैंडिडेट देखिए, जैसे और पार्टी में माफियाज, ये माफिया, वो माफिया, लैंड माफिया। हमारे यहाँ हमने लोगों से उठाकर कार्यकर्ताओं को टिकट दिया। यही लोग गोवा का चेहरा बदलेंगे राजनीति का। लोग ये कहते हैं कि जिनका कोई नहीं हुआ उनकी शिवसेना हो गई। किसी को कांग्रेस से टिकट नहीं मिला, किसी को बीजेपी से। आप मुझे बताइए ऐसे कौन लोग हमारे पास है? सभी शिवसेना के लोग हैं जो सालों साल से यहाँ काम कर रहे हैं। हमारे पास भी लोग आए थे कि मुझे नहीं मिल रहा है टिकट कांग्रेस से, या हमें ले लो। मेरे उनका क्या भरोसा, आएंगे और कल चले जाएंगे। जो गोवा की राजनीति का एक चरित्र बन गया है, ये नहीं होगा। अभी हमारे 2 विधायक भी अगर विधानसभा में जाएंगे तो गोवा की विधानसभा और गोवा की राजनीति का पूरा
कैरेक्टर बदल देंगे हम लोग। अब देखिए, दो ही काफी है। आपने कोशिश बहुत की कि कांग्रेस के साथ आपका अलायंस हो जाए। हाँ। कांग्रेस के पास आपने कहा कि महाराष्ट्र विकास आघाड़ी हमारी है, महाराष्ट्र में यहां भी हम अलायंस बना लेते हैं, एनसीपी को 1 सीट दे दीजिए, हमें 3 सीट दे दीजिए। कांग्रेस ने आपको साथ नहीं लिया। अभी कांग्रेस के नेता यहां पर कह रहे थे कि ये वोट कटवा है, ये तो वोट काटने के लिए लोग आए हुए हैं। उन्होंने टीएमसी को भी साथ में नहीं लिया। आपने बहुत कोशिश की, आपने कहा कि कांग्रेस अगर साथ में लेकर चलती तो बीजेपी के खिलाफ जो वोट है वो बट्टा नहीं। आपने कांग्रेस पर दोष डालने की कोशिश की। ये विचार कांग्रेस ने करना चाहिए था। शिवसेना एक हिंदुत्ववादी पार्टी है, वो कभी छुपा नहीं, प्रखर हिंदुत्ववादी है। अगर राहुल गांधी जी से मेरी बात जो हमेशा होती है, तो राहुल जी के पास मैंने जरूर प्रस्ताव रखा था कि शिवसेना को साथ रखिए, एक हिंदुत्ववादी पार्टी आपके साथ रहेगी तो आपको जरूर देश में फायदा होगा। कि आपका जो एक चेहरा बन गया है कि बहुत ही आप ज़्यादा सेक्युलर है, मुसलमानों की पार्टी है, ये पार्टी है, वो पार्टी है, हमें साथ रखने से आपको मदद होगी। राहुल गांधी भी मुझे लगता है कि कन्विंस हो गए हैं। लेकिन गोवा में ऐसा हुआ हमारा कि हम थोड़े यहाँ बातचीत थोड़ी सी लेट शुरू हो गई। तब तक कुछ सीटों पर कांग्रेस के यहाँ के लोकल जो उनका यूनिट है, सीटों का बंटवारा हुआ था। हमारे यहाँ बातचीत हो गई उनके नेताओं से, जरूर केंद्रीय नेता भी उसमें थे। और मैं आपको बताता हूँ, हमको 3 सीट देने की निर्णय हो गया था, लेकिन वापस वही हो गया। जो सीट हमें चाहिए वो हमें नहीं मिल रही है, जो सीट हमें चाहिए वो हमें नहीं दे रहे हैं, और किसी और सीट पर हम लड़ेंगे तो वापस वही खेल होगा। 3 सीट पर लड़ेंगे, पार्टी नहीं बढ़ेगी, हम चुन कर नहीं आएंगे। तो बोला ठीक है, यारी दोस्ती रहेगी, फिर मिलेंगे चुनाव के बाद। तो आप यारी दोस्ती पे चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस के साथ में। कांग्रेस ने अभी कहा कि आम आदमी पार्टी उनका वोट काटने के लिए खड़ी है, उसका फायदा बीजेपी को होगा। देखिए, आप भी वहां पर खड़े हैं, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के साथ आपको अलायंस करना था, लेकिन आपको ऐसी सीट दे रहे थे कि जहां पर जीतने का कोई चांस नहीं है। देखिए, हर पार्टी की एक मजबूरी होती है। गोवा में कांग्रेस बड़ी पार्टी है, बड़ी पार्टी है, बहुत साल उनके मुख्यमंत्री रहे, 17 एमएलए उनके विधायक उनके चुनकर आए थे। आज भी वो बड़ी पार्टी हो सकती है। अगर आप सर्वे कर ले या लोगों से बात करें तो मुझे लगता है आज भी वो बड़ी पार्टी हो सकती है। तो अगर उनकी मजबूरी है, वो नहीं कर सकते, एक बात किसी से शेयर नहीं कर सकते, तो उसका मतलब है कि हमारे बैक स्टैबिंग तो नहीं है ना, खुलकर बात हो गई है, नहीं कर सकते, नहीं हो सकता। किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? बैक स्टैबिंग मतलब? बैक स्टैबिंग तो नहीं है, पीठ में कोई खंजीर तो नहीं खुपस रहा है ना। बात हो गई, ठीक है, आप लड़ो, हम लड़ेंगे, बाद में देखेंगे। नहीं, आप किस पर कटाक्ष कर रहे हैं? बोल रहा, राजनीति में ये होता है, एक बात होती है और बाद में बात लोग पलट जाते हैं। यहां ये बात नहीं हुई, ये आमने सामने बात हो गई हमारी। उद्धव जी ने भी हमें अलाउ किया था, पार्टी चीफ ने, क्या बात करिए, अगर कोई अलायंस होता है तो हम जरूर स्वागत करेंगे, लेकिन नहीं हो सका। तो हम दुश्मन तो नहीं, हम महाराष्ट्र में एक साथ काम करते हैं, देश में एक साथ काम करते हैं, चुनाव के बाद देखेंगे क्या होता है। देखिए, आपने मनोहर पर्रिकर के खिलाफ चुनाव लड़ा था 2017 में, तो क्या हो गया? अभी आप उन्हीं के बेटे को सपोर्ट कर रहे हैं। आपके कैंडिडेट वापस लिए गए, मनोहर पर्रिकर के बेटे उत्पल पर्रिकर आपको मिलके भी आए। देखिए, और अभी आप कह रहे हैं कि देखिए बीजेपी ने कैसे मनोहर पर्रिकर के बेटे को टिकट नहीं दिया, ये गलत किया। बीजेपी किसको टिकट दे वो बीजेपी का फैसला है, आप उनमें जो झगड़ा है उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, बीजेपी अपने आप को एक बहुत ही नीतिमान, चरित्रवान लोगों की पार्टी मानती है, होनी भी चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी जी की पार्टी है, हाँ, बड़े बड़े नाम उनके पार्टी के साथ जुड़े हैं, नानाजी देशमुख जैसे लोग उस पार्टी में थे। उत्तर प्रदेश में उनका प्रचार चल रहा है कि अब उत्तर प्रदेश में आजम खान, मुख्तार अंसारी और भी नाम लेते कि ऐसे लोग यहाँ नहीं है। लेकिन गोवा में, पणजी में किसको आपने उम्मीदवार बनाया है? वहाँ एक कैरेक्टर, यहाँ एक कैरेक्टर, यहाँ ढीला कैरेक्टर, वहाँ कैरेक्टर। गोवा में आपने किसको दिया है? उत्पल पर्रिकर की जो लड़ाई है वो राजनीतिक लड़ाई नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। वो लड़ाई है गोवा का पॉलिटिकल कैरेक्टर सुधारने की लड़ाई है, गोवा का राजनीति शुद्ध करने की उनकी लड़ाई है। मनोहर पर्रिकर ने लड़ाई गोवा में शुरू की थी, उनके साथ हमारे जरूर मतभेद थे, लेकिन अगर उनका बेटा गोवा को शुद्ध करने के लिए, राजनीति शुद्ध करने के लिए कुछ कदम उठाता है
तो हमारा कर्तव्य बनता है। नहीं, बट आपने टिकट देने की कोशिश की, उन्होंने कहा कि नहीं मैं बीजेपी के खिलाफ किसी को हमने किसी को टिकट देने की कोशिश नहीं की, ये गलत है। हमने इतना ही कहा था, अगर उत्पल पर्रिकर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर चुनाव लड़ते हैं तो हम हमारा उम्मीदवार पीछे लेंगे, यही हमने कहा था और हमने ले लिया। हमने शैलेंद्र वेलिंगकर को वहाँ उम्मीदवार बनाया था, उसने पर्चा भरा था, लेकिन जब उत्पल पर्रिकर का पर्चा वैध हो गया, क्वालिफाइड हो गया, तब हमने पीछे ले लिया। नहीं, कुल मिलाकर मुझे यह दिख रहा है कि आपकी राजनीति इस बात पर चल रही है कि किसी ना किसी तरीके से बीजेपी को चोट पहुंचे, नहीं, किसी ना किसी तरीके से बीजेपी को चोट ऐसे नहीं पहुंचे, है। फिर उत्पल पर्रिकर को सपोर्ट करें आप बीजेपी। क्या आप नहीं चाहते कि राजनीति में अच्छे लोग आए? आप चाहते हैं कि जिसके ऊपर बलात्कार के, माफियागिरी के और भी गंदे गंदे जो आरोप है, ऐसे लोग विधानसभा में पहुंचा, आप भी चाहेंगे? कोई नहीं चाहेगा। ये तो लड़ाई सिर्फ राजनीति की नहीं है, ये देश की लड़ाई है। तो मोदी जी भी चाहते थे कभी यही कि मैं देश की सूरत बदल दूंगा राजनीति की। तो ये अगर पणजी गोवा जैसे एक छोटे राज्य में एक छोटा लड़का इस लड़ाई में उतरा है, कभी केजरीवाल ये लड़ाई लड़ते थे ना, तो ठीक है, कुछ हुआ नहीं उनसे। तो हम देखते हैं ये आशा की किरण अगर लेकर उत्पल पर्रिकर पणजी में लड़ता है तो उस किरण की आप मशाल बना देंगे गोवा में। लेकिन संजय जी, कल अगर उत्पल पर्रिकर जीत गए, उत्पल पर्रिकर कई बार ये लोगों से ये कह देते हैं कि फाइनली अगर बीजेपी सरकार बनाने आ जाएगी तो उत्पल पर्रिकर बीजेपी को सपोर्ट कर देंगे। लक्ष्मीकांत पार्सेकर अगर जीत गए, जो बीजेपी के खिलाफ चीफ मिनिस्टर थे, देखिए, मैं दोनों पर बीजेपी विश्वास के पास रखता हूं। पार्सेकर जी का बयान मैंने सुना है और देखा है कि वो बोल रहे हैं कि मैं बीजेपी के साथ मेरा रिश्ता टूट गया है। उत्पल जी का भी यही बात जब होती है तो यही बात वो करते हैं, पहले जितने दो उनको, बाद में देख लेंगे। तो आपका लक्ष्य क्या है गोवा में? आप क्या लोगों को क्या कह रहे हैं? पिछली बार की आपकी कैंपेन मुझे याद है, आपने गोवंश हत्याबंदी पर गोवा में नहीं है उसको लेकर आपने सवाल उठाए थे। गोवा की कोई कल्चर को चोट पहुंच रही है, हिंदू कल्चर को चोट पहुंच रही है, इसको लेकर आपने सवाल उठाए थे। अब आपका क्या ये रहेगा? राष्ट्रवादी कांग्रेस एनसीपी के साथ आप चुनाव लड़ रहे हैं, आप गोवा के लोगों को कह क्या रहे हैं आखिर में? गोवा के लोगों को हम इतना ही कहेंगे कि बीजेपी को वोट मत दो। नहीं, हमने ये कभी नहीं कहा बीजेपी को वोट मत। हाँ। हमने कहा कि शिवसेना को वोट दीजिए। विधानसभा में अगर शिवसेना के 2 भी विधायक हो गए तो किसी की हिम्मत नहीं होगी बार बार पार्टी बदलने की। जैसे महाराष्ट्र में बाला साहेब ठाकरे कहते थे ना, यही हमारी पार्टी है। अगर किसी ने एक पार्टी पर चुनाव लड़ा है और 24 घंटे में पार्टी बदलता है ना, तो हम रास्ते पे उसको पकड़ लेंगे। भाई, आपने लोगों से धोखा किया है, ऐसी धोखेबाजी अब नहीं चलेगी, क्योंकि यहाँ शिवसेना अब आई है और गोवा की जनता को धोखा देने वाला जो है वो बिहार राजनीति में नहीं रहेगा। क्या आपने कोशिश की थी कि, अब देखिए गोवा में बड़ा इंटरेस्टिंग मामला बनता जा रहा है, ईस्ट कोस्ट से, मतलब पूर्व से तृणमूल कांग्रेस वेस्ट कोस्ट पर आकर चुनाव लड़ रही है। हमने देखा अभी कि गोवा में अगर कैंपेन दिखता है तो तृणमूल कांग्रेस के बड़े बड़े होर्डिंग्स वहां पर नजर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी दिल्ली से गोवा में आके अपना वजूद बनाने की कोशिश कर रही है, कम से कम वो चर्चा में आ गई है। ऐसा लगता है कि शिवसेना को बस इतना करना है कि किसी ना किसी तरीके से महाराष्ट्र में बीजेपी के साथ उनका झगड़ा है तो वो गोवा में कंटिन्यू करो, गोवा में उनको चोट पहुंचाओ, यूपी में बीजेपी को चोट पहुंचाओ, बिहार में जाके उनको चोट पहुंचाओ। पूरा आपका जो कंसंट्रेशन है वो बीजेपी को नीचे करने के लिए लगा हुआ है। बहुत गलत है। आप ये जो बोलते हैं कि ईस्ट कोस्ट से एक पार्टी आई गोवा में, दिल्ली से केजरीवाल जी आए हैं, आने दो। चर्चा है कि शिवसेना की चर्चा नहीं है, उनकी भी चर्चा है। उत्पल पर्रिकर के साथ जब आपने हमारा नाम जोड़ा है, चर्चा नहीं होगी। फिर आपने हमें यहाँ बुलाया क्यों? चर्चा है पार्टी की गोवा में, इसलिए तो आपने हमें चर्चा के लिए यहाँ बुलाया है। हमारी भी चर्चा है। आप देखिए, मैं आपको अभी 10 चुनाव क्षेत्र के नाम देता हूँ, आप जाकर देखिए वहाँ क्या काम चल रहा है। मुंबई में, महाराष्ट्र में जिस तरह से काम चलता है पार्टी का, इसी तरह से आज 11 चुनाव क्षेत्र में हमारा काम चल रहा है। एक और चर्चा बहुत हो रही थी कि चुनाव के बाद क्या होगा, नतीजे आने के बाद क्या होगा। अगर हंग असेंबली आती है और अगर आप जैसे कह रहे हैं कि आपके 2 भी जीत कर आएंगे तब भी काफी बदलाव हो जाएगा, तो आपके सपोज अगर 1-2 विधायक यहां पर जीत जाते हैं तो क्या आप क्या करेंगे? आप बीजेपी के साथ नामुमकिन है जाना, कांग्रेस के साथ जाना हम अपोजिशन में बैठेंगे।
हम अपोजिशन में बैठेंगे। क्यों नहीं बैठेंगे? क्या अपोजिशन में बैठना गुनाह है क्या? नहीं, राजनीति सरकार बनाने के लिए अगर कल बीजेपी नहीं, कहे कि भाई नहीं, महाराष्ट्र में देखिए, जो हुआ वो भूल जाइए, यहाँ पर हम साथ में आते हैं। हमारी कमिटमेंट है लोगों से। जिस विचारधारा पर हमने चुनाव लड़ा है वो कायम रहेंगे हम। अगर कांग्रेस के साथ या कोई महाविकास आघाड़ी का गठबंधन होता है यहाँ, तो जरूर हम विचार करेंगे, लेकिन सिर्फ सत्ता में जाना है, सरकार में जाना है, इसलिए लोगों के साथ धोखा नहीं करेंगे। नहीं, लेकिन बीजेपी के साथ आप जाएंगे कि नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे, किसी भी हालत में बीजेपी नहीं जाएंगे। बीजेपी से क्या क्या दिक्कत है भाई? यहाँ पर तो आप अलग, महाराष्ट्र का झगड़ा तो यहाँ पर नहीं है। बात झगड़े की नहीं है। फिर झगड़ा किसी के साथ? राजनीति में देखिए इस प्रकार के झगड़े नहीं चलते। लेकिन महाराष्ट्र में हमारे गठबंधन है, वही गठबंधन पूरे देश में होगा और उसी गठबंधन की शिवसेना हमेशा हिस्सा रहेगी। आज एक ट्वीट मैंने आपका देखा, आज सुबह सुबह आपका ट्वीट आया था, आप किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? और आपने उसमें ममता बनर्जी और उद्धव ठाकरे को टैग किया है। उसमें आपका ट्वीट यह है कि पहले लालच दिया, ऑफर्स दिए, फिर डराया धमकाया गया, तब भी झुका नहीं तो परिवार को धमकाया गया। हमने कहा छोड़ दो, नजरअंदाज करो, इन्हें जाने दो। तो अब सेंट्रल एजेंसी को हमारे पीछे लगा दिया गया है, 2024 तक चलेगा भी, पर हम नहीं झुकेंगे। क्या कहना चाहते हो? और ममता बनर्जी को आपने अटैक किया है, क्योंकि आपने ममता बनर्जी पर अटैक किया था हाल ही में मुंबई में कि कांग्रेस को कमजोर करने की कोशिश नहीं, अटैक नहीं किया था। ये हमारी भूमिका है कि कांग्रेस को कमजोर करके इस देश में कोई गठबंधन या कोई फ्रंट नहीं बन सकता, ये हमने कहा। ये अटैक कहाँ है? ममता जी भी यही चाहेगी। अगर हमको 2024 में एक लंबी लड़ाई लड़नी है मजबूती से, तो आप कांग्रेस को कैसे अलग कर सकते हो? नहीं, सभी को साथ लेकर जाना है। और ममता जी एक महत्वपूर्ण नेतृत्व करती है स्टेट के, और भी राज्यों में उनका फैलाव हो रहा है। कांग्रेस भी है, कांग्रेस जरूर कुछ राज्यों में कमजोर है, उसका मतलब कांग्रेस का अस्तित्व खत्म नहीं हुआ है। और कांग्रेस को बाजू में रखकर हम कोई फ्रंट नहीं बना सकते, यही हमने कहा। ममता जी को भी यही मान्यता है, ये विचार। नहीं तो ये ट्वीट किसके बारे में था? क्या क्या नहीं, महाराष्ट्र में जो चल रहा है आजकल, महाराष्ट्र में जो महाविकास आघाड़ी के नेता हो, मंत्री हो, जो बीजेपी के खिलाफ बोलेंगे, जो सरकार, जो बीजेपी की बात नहीं मानेंगे, तो उनके खिलाफ ईडी, सीबीआई जैसे बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वो लगा देते हैं। आपके एक नजदीकी उनको नजदीकी नहीं, हमारे घर तक पहुंच गए ना। मैंने 2 दिन पहले सिर्फ बीजेपी के ऊपर एक कमेंट किया था, बड़े नेताओं के ऊपर। 4 घंटे में हमारे आसपास, हमारे रिलेटिव्स के पास ईडी वाले चले गए, और जो केस नहीं है उसको निकाल कर खंगालना शुरू करने दो। हम नहीं डरते, जो भी करना है, हमें जेल में डालना है, जेल में डाल दो। 2024 तक ये चलेगा, मैं बोलता हूं। 2024 के बाद असली खेल शुरू होगा। किस खेल की बात कर रहे हैं? क्या गोवा से ये खेल शुरू होगा? नहीं, उत्तर प्रदेश से होगा। अब देखिए उत्तर प्रदेश के राजनीति में क्या होता है, चुनाव के नतीजे आने दो, फिर पता चलेगा 2024 में क्या हो रहा है। जब मैं बोलता हूं ना, तो हमें भी पता है कि आगे क्या होने वाला है। डरने वाले से हम नहीं है। आप चाहे हमें गोली मारो, कुछ भी करो, हम नहीं डरेंगे। क्या महाराष्ट्र विकास आघाड़ी का जो एक्सपेरिमेंट है वो गोवा में रिपीट होते हुए आपको नजर आ रहा है? जरूर, डेफिनेटली होना भी चाहिए। क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? देखिए, गोवा एक छोटा राज्य है, जिसको 20 या 22 सीट मिलता है उसका बहुमत बन जाता है। 2017 में कांग्रेस की सरकार बनते बनते रहेगी, लोगों ने, सामने वाले के लोगों ने खरीद लिया लोगों को। कांग्रेस की भी थोड़ी गलती रही उसमें, मुझे लगता है बहुत देर कर दी सरकार बनाने में। एमजीपी और गोवा फॉरवर्ड के जो विधायक थे वो तो कांग्रेस को सपोर्ट करने के लिए तैयार थे, मुझे मालूम है। महाराष्ट्र में आपने गलती नहीं की? हम कभी नहीं गलती करेंगे। हम महाराष्ट्र में कभी गलती करेंगे नहीं, और आने वाले देश की राजनीति का हिस्सा बनकर हम रहेंगे, और हम कभी गलती नहीं करेंगे निर्णय लेने में। आपने हाल ही में कहा कि अब बीजेपी के साथ आपके रिश्ते खत्म हो गए, अभी दोबारा वो रिश्ते कभी बन नहीं सकते। जी हाँ। क्या ये हम पकड़ के चले कि अब किसी भी तरीके से बीजेपी के साथ फिर किसी भी राज्य में, महाराष्ट्र की अगर खास करके हम बात करें, तो
किसी भी तरीके से आपका कोई देखिए, गठबंधन कभी नहीं होगा, कभी आप उनके साथ नहीं जाएंगे। ये बात तो हमारे पार्टी चीफ शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे साहब ने भी कही है। ये संजय राउत की बात नहीं है ना, पार्टी चीफ ने ये जाहिर किया है। तो यही है, हमारे पार्टी में जो शिवसेना प्रमुख की जो बात आती है वही हम लेकर आगे जाते हैं। अगर उद्धव ठाकरे साहब ने कहा है तो उसमें अब पीछे मुड़ने की या पीछे हटने की बात ही नहीं है, हम लड़ेंगे ना। आपने ममता बनर्जी को क्यों टैग किया था, मेरा एक सवाल रह क्योंकि गया था। ममता बनर्जी और उनकी सरकार भी यही संकट से गुजर रही है। जब भी ममता जी मुझे मिलती है, जब भी तृणमूल के नेता हमें मिलते हैं, तो यही कहते हैं कि हमें ये सीबीआई ईडी ने परेशान करके रखा है, लेकिन हम झुकेंगे नहीं, हम पीछे नहीं हटेंगे, हम भी उनसे लड़ेंगे। नहीं, वो भी कहते हैं कि आपने भी पुलिस का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप जिस तरीके से अपोनेंट जो आपके अपोजिशन पार्टी के लोग हैं उनको गिरफ्तार कर रहे हैं। किसको किया? अभी नीतीश राणे के साथ जो हुआ, क्या हुआ? उस पर उन्होंने आरोप लगाया कि भाई उनको गलत केस में फंसा के तो उनको ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट तक गए थे ना। एजेंसी का इस्तेमाल, जिसके हाथ में एजेंसी वो उस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय तो हमारे हाथ में नहीं है ना, जुडिशरी के तो हम मालिक नहीं है। मान लीजिए कि महाराष्ट्र के पुलिस की अब बात करते हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तक वो गए और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि आपको सरेंडर होना चाहिए। कानून है इस देश में, अंधा कानून नहीं है। चाहे दिल्ली वालों को लगता होगा वो कानून के मालिक है, लेकिन महाराष्ट्र में वो बात नहीं है। महाराष्ट्र में कानून का ही राज है। ठीक है, गोवा पर आते हैं। सूरज ढल रहा है, तो गोवा में किसका सूरज उगेगा, किसका ढलेगा, आपका क्या आकलन है? मेरा आकलन यही है कि बीजेपी को बहुमत नहीं मिलेगा। मैं दावे के साथ आपको कहता हूं, बीजेपी को बहुमत नहीं मिलेगा। नहीं, लेकिन सरकार तो वो बना ही लेते हैं, पिछली बार भी उनको बहुमत नहीं मिला था। देखिए, वो तो अमेरिका में भी सरकार बनाएंगे, वो तो कहां भी सरकार बना सकते हैं। वो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में भी उनकी सरकार बनाएंगे। बड़ी पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे धनिक पार्टी है। 4,000-5,000 करोड़ से भी ज्यादा धन उनके खाते में है। हम तो गरीब लोग हैं, हम तो सामान्य लोग हैं, तो उनको सरकार बनाने दो। खरीदी और डकैती से सरकार बनती है तो उसे सरकार नहीं कहते, उसे कहते हैं कि एक माफिया की गैंग चलाना, जो अब तक गोवा में चल रहा है। नहीं तो फिर कैसे आप अपना लक्ष्य कैसे पार कर पाओगे? क्योंकि अगर बीजेपी की सरकार, पिछली बार तो 13 सीट पर उन्होंने सरकार बना ली थी, अपोजिशन पार्टीज कुछ कर ही नहीं पाई। अपोजिशन पार्टीज के पास बहुमत होते हुए भी वो कुछ कर नहीं पाए। गलती से लोग सीख जाते हैं, अब वो गलती नहीं होगी। अगर गलती होती है तो जनता माफ नहीं करेगी आपको कभी। अब नहीं, 2022 में वो गलती नहीं होगी। गोवा में बीजेपी का मुख्यमंत्री अब नहीं रहेगा। ये आपका प्रेडिक्शन है? प्रेडिक्शन नहीं, मैं दावे के साथ कहता हूं। चलिए ठीक है, और शिवसेना उस वक्त क्या करेगी वो भी हमें देखना होगा। हालांकि उसके लिए आपके उम्मीदवार जीतने बहुत जरूरी है। 40 सीट वाली गोवा है और इस बार हर पार्टी अपना दावा ठोकने की कोशिश कर रही है। कम से कम 4 पार्टीज सामने आकर लड़ रही है। शिवसेना एनसीपी के साथ यहां पर लड़ने की कोशिश कर रही है। अभी संजय राउत साफ शब्दों में कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ तो नहीं जाएंगे, ये बात आपने साफ कह दी है। और गोवा में बीजेपी का मुख्यमंत्री नहीं होगा, यह भी दावा संजय राउत यहां पर कर रहे हैं। संजय जी, आपने आज इंडिया टुडे राउंड टेबल में हमारे साथ आप जुड़े और हमसे बात की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गोवा राउंड टेबल इसी तरह आगे चलता रहेगा। कुछ और नेता भी जुड़ने वाले, देवेंद्र फडणवीस और एक महाराष्ट्र कनेक्शन थोड़ी देर में यहां पर पहुंचने वाले हैं, वो भी बात करेंगे। तृणमूल कांग्रेस से भी यहां पर नेता आने वाले और अरविंद केजरीवाल के साथ हम हमारे राउंड टेबल का ये सेशन खत्म करेंगे। लेकिन फिलहाल संजय जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस राउंड टेबल में आए इसके लिए। थैंक यू।